हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं क्लास 12th OCM टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एडवाइस दूंगी कि जैसे कि आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 मंथ ही रिमेनिंग है, तो जितने भी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पढ़ाई उनकी कंप्लीट भी होगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई अपनी शुरू भी नहीं की होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर आते हैं आपके OCM सब्जेक्ट के, इट इज़ एन रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, सारे लेक्चर्स आप देखिए और ये सारे क्वेश्चन पहले से अभी एडवांस में प्रिपेयर करके रखिए। 1 मंथ के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपका 80 मार्क्स में से 80 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे इफ़ यू प्रिपेयर दिस ऑल दिस क्वेश्चंस। और इसमें ही से ही आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ट्रू और फॉल्स भी मिलेंगे, तो मैं उसमें वीडियो में आपको आगे गाइड करती रहूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट मीनिंग देखते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या याद रखना है कि ये थियरी का ओरिजिन क्या कहाँ से हुआ था। द साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी ओन्स इट्स ओरिजिन टू FW टेलर। तो ये आपको याद रखना है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या याद रखना है, और इन्हीं को ही कहा जाता है क्या, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी ओन्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम टू FW टेलर। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, इनकी जो थियरीज दी गई हैं वो बेस्ड करती हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस theory involves the application of scientific approach to decision making and solving them at the same time. So students, first क्या याद रखना है, FW टेलर से ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट क्या, इनकी इन्हें को कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनकी जो थियरीज है वो बेस्ड किस पे करती हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, इनकी थियरीज के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एट द सेम टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ट्वेल्व प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय द साइंटिफिक टेक्निक्स रादर देन द रूल ऑफ थंब। इसमें यह कहा गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हमें साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करना चाहिए, साइंटिफिक टेक्निक यूज करके सॉल्व करना चाहिए रादर देन अ रूल ऑफ थंब। होप स्टूडेंट्स, आपको ये मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम पॉइंट्स पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स दिए गए हैं। टोटल 6 पॉइंट दिए हैं। जो वर्क स्टडी है इसके अंदर भी टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, मेथड स्टडी है, फिटेज स्टडी है। ठीक है, तो वो आगे हम देखेंगे। अब ये सारे पॉइंट्स 6 पॉइंट्स दिए हैं, मैम इसको याद कैसे करें। तो इसको याद करने के लिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको याद रखने के लिए, S4FD। बस आपको ये ट्रिक याद रखने हैं, इससे आपके ये सारे पॉइंट्स इजीली कवर हो जाएंगे। कैसे कवर होंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, S से याद रखना है स्टडी, वर्क स्टडी। तो आपको याद रखना है स्टडी किसका करना है, वर्क का। ठीक है, तो स्टडी फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट S से क्या याद रखना है, स्टैंडर्डाइज टूल्स एंड इक्विपमेंट। देखिए जो टूल्स और इक्विपमेंट है वो क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, थर्ड हमारा S से क्या होता है, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। जो टास्क है उसको साइंटिफिक वे में सेट करना है। नेक्स्ट S से क्या है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। फिफ्थ पॉइंट F से हमें क्या याद रखना है, नेक्स्ट हमारा F से क्या आएगा, फंक्शनल फोरमैनशिप। और सबसे लास्ट D से याद रखना है हमें डिफरेंटल पीस रेट वेज प्लान। अब इसको हम वापस
देखेंगे थोड़े इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट एस से क्या याद रखना है, वर्क स्टडी। देखिए इसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, काम की, वर्क की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट एस से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एस से ही है। देखिए ये जो टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं जो भी प्रोडक्शन करना है उस हिसाब से स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड हमारा एस से क्या है, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से साइंटिफिक वे में जो मैनेजर है उनको टास्क सेट करने हैं, ठीक है। 3 एस से ये पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ एस से क्या याद रखना है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। देखिए जो सिलेक्शन है अलग अलग वे में होता है, इंटरव्यू होता है या फिर रिटन टेस्ट होता है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनका सिलेक्शन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और आफ्टर द सिलेक्शन उनको उनकी वर्क के हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को, जो लोग हायर जिनका सिलेक्शन हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये सारे काम कैसे वे में किए जाते हैं, साइंटिफिक वे में किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा 4 एस से क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या है, वर्क स्टडी। सेकेंड क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। थर्ड क्या है, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। फोर्थ पॉइंट क्या है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सो स्टूडेंट्स हमारा 4th पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 4th पॉइंट के बाद हमारा 5th पॉइंट क्या दिया है, फंक्शनल फोरमैनशिप। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम रहता है अलग अलग डिपार्टमेंट को जो डिवाइडेड है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी काम है वो इजीली और फास्ट वे में होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में एक समझ लीजिए एग्जांपल प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है ये दो, ठीक है। वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट होने की वजह से क्या होता है, जो भी काम है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड वे में और फास्टली परफॉर्म होता है, ठीक है। तो इससे याद रखना है फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, डिफरेंटल पीस रेट वेज प्लान। इसका एग्जांपल बताऊंगी। देखिए FW टेलर ने कहा है, जैसे कि एक एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 एम्प्लॉय है, समझ लीजिए पर डे में समझ लीजिए वो 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं। 8 आवर्स के अंदर एक वर्कर 100 प्रोडक्शन कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट का, और दूसरा जो वर्कर है सिर्फ और सिर्फ 80 प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो FW टेलर कहते हैं कि जो 100 देखिए FW टेलर कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड तय किया गया है, जैसे कि 100 इज द स्टैंडर्ड कि आपको इतना प्रोडक्शन करना ही है। तो जो फर्स्ट वर्कर है उनको जो स्टैंडर्ड है उसको वो मीट कर रहा है, तो उसकी जो सैलरी या फिर जो वेजेस है वो ज़्यादा होंगे कंपैरेटिवली जो एम्प्लॉय या वर्कर ने जो 80 प्रोडक्शन कर रहा है उससे। 100 वाला को ज़्यादा वेजेस मिलेगा कंपैरेटिवली 80 वाले से, क्योंकि वो उतना स्टैंडर्ड परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे ही कहते हैं डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं। होप आपको ये 6 पॉइंट अभी के लिए अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसको याद करने के लिए पॉइंट वापस आप रिपीट कर सकते हैं, S4FD, S4FD, ठीक है। इसको और भी बेटर, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि FD की है बैंक की 4S, ठीक है, ऐसे 4 संडेज ऐसे भी याद कर सकते हैं, बट ये बेटर वे है याद करने के लिए, ठीक है। अब अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दिया था, वर्क स्टडी। फर्स्ट S क्या है, स्टडी वर्क। किसको स्टडी करना है, वर्क को हमें स्टडी करना है। बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय मैनेजमेंट। देखिए एम्प्लॉयज़ को पहले काम देने से पहले उसकी प्रॉपर स्टडी किसको करना है, मैनेजमेंट को करना है, ठीक है। देखिए तो वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टमैटिक एंड critically assignment of the various activity. Work study is based on the techniques such, देखिए जो वर्क स्टडी है वो एक अलग अलग टेक्निक के ऊपर बेस्ड करती है, और ये जो टेक्निक्स दी है इसको हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे। कौन से टेक्निक्स याद रखना है,
तो यहाँ पे टेक्निक्स दिए हैं। फर्स्ट एक याद रखो, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड और फिटेज स्टडी। ठीक है, 4 स्टडीज दी गई है। क्या इसमें याद रखना है, स्टडी वर्क में क्या याद रखना है, एस, फर्स्ट एस से क्या याद रखना है, स्टडी वर्क। इसमें क्या पॉइंट याद रखना है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क एम्प्लॉयज को वर्क देने से, काम देने से पहले उसकी प्रॉपर स्टडी किसको करना है, मैनेजमेंट को करना है। ठीक है, और कौन से टेक्निक्स हैं, तो याद रखना है टाइम स्टडी, मोशन, मेथड एंड फिटेज स्टडी। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकेंड एस से क्या है हमारा, सॉरी ये एस से नहीं आएगा, ये हमने जो अभी वर्क स्टडी पढ़ा उसके ही अंदर ये 4 पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है टाइम स्टडी। देखिए, इट इज अ टेक्निक विच एनेबल्स द मैनेजर टू असाइन स्टैंडर्ड टाइम टेकन फॉर अ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। देखिए, ये जो टाइम स्टडी है ये एक टेक्निक है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो मैनेजर है उसको एक स्टैंडर्ड तय, मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स रहता है कि उतने टाइम के अंदर एक काम को परफॉर्म करना है, एक स्पेसिफिक जॉब को। ठीक है, एवरी जॉब और इवन अ पार्ट ऑफ इट स्टडीड इन डिटेल। ठीक है, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एवरेज वर्कर हैविंग अ रीजनेबल स्किल एंड एबिलिटी। ये जो टेक्निक है ये बेस्ड करती है एक एवरेज वर्कर जो उनका स्किल्स और एबिलिटी के थ्रू वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, तो इसके अंदर क्या होता है, टाइम स्टडी के अंदर थ्रू अलग अलग ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट और एनालाइज करते हैं बाय कीपिंग व्यू एंड एवरेज वर्कर। ठीक है, टेओल क्या कहते हैं, टेओल मेंटेन दैट द फेयर डेज वर्कर शुड बी डिटरमाइंड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इनके एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एनालिसिस बाय कीपिंग इन द व्यू एंड एवरेज वर्कर्स। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय वर्किंग आवर इज इक्वल्स टू फेयर डेज वर्क। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है, वापस रिपीट, स्टैंडर्ड टाइम कितना एक जॉब परफॉर्म करने के लिए लगता है। ठीक है, एवरी जॉब और इवन अ पार्ट ऑफ इट इज स्टडी, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक है बेस्ड करते हैं एक एवरेज वर्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस याद रखना है, और ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई द वर्किंग आवर इज इक्वल्स टू फेयर डेज वर्क। सो हमारे ये टाइम स्टडी वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो टाइम स्टडी के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा बी पॉइंट क्या दिया है, मोशन स्टडी। इन दिस स्टडी मूवमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बॉडी। देखिए वर्ड से ही समझ आ रहा है, मोशन क्या मतलब मूवमेंट ऑफ बॉडी याद रखना है। इन अदर वर्ड इट रिफर्स टू स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑपरेटर ऑन मशीन्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर टास्क। फिर आगे क्या लिखा है, मोशन स्टडी की वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की इंक्रीज होती है और कटिंग डाउन ऑल वेस्टफुल मोशन। ठीक है, देखिए मोशन स्टडी की वजह से क्या होता है, वर्कर्स की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और कट डाउन करते हैं जो वेस्टफुल मोशंस हैं। ठीक है, इट इज हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन। देखिए मोशन स्टडी की वजह से क्या होता है, जो अननेसेसरी उनका जो मूवमेंट है उसको एलिमिनेट करने में भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट इसके अंदर ही है हमारा, वर्क स्टडी के अंदर ही है हमारा पॉइंट क्या है, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। देखिए एक काम करने के लिए अलग अलग मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें एक पोयम याद करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको बार बार रीड करते हैं, उनको याद हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड, कोई टीचर्स की वीडियोस देखते हैं, उनको वैसे क्विकली रिमेंबर हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कोई टीचर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं मिस ये हमें बता दीजिए। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स को जो भी काम है या कोई टास्क दिया गया है वो कंप्लीट करते हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कोई भी काम या एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अलग अलग वे में अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो
आगे क्या लिखा है, दिस स्टडी इज डन टू नो द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। देखिए मेथड स्टडी क्यों की जाती है, उससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी जॉब या पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करने का बेस्ट मेथड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेजेस ऑफ टाइम। इसकी वजह से क्या होता है, मेथड स्टडी की वजह से क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द वेस्टेजेस ऑफ टाइम, टाइम का वेस्टेजेस कम होता है। आगे क्या लिखा है, रॉ मटेरियल एंड इन इम्प्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेस एज पर द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज helpful in determining the method for handling the raw material and transportations and storage। ठीक है, ये अलग अलग ये जो मेथड है इसकी वजह से क्या हमें फ़ायदा होता है, हैंडल कर सकते हैं हम रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेजेस में ये हेल्पफुल करता है डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको मेथड स्टडी भी क्लियर हो गया होगा। इसमें एक दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अलग अलग मेथड स्टडी हम यूज़ करते हैं, फाइंड आउट करते हैं बेस्ट क्या है मेथड पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए, और इसकी वजह से क्या होता है, वेस्टेजेस कम हो जाते हैं। ये 3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारा जो वर्क स्टडी है उसमें का ये 4th पॉइंट है, क्या लिया है, फिटेज स्टडी। तो इट रिफर्स टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन and the frequency of rest interval to complete a particular job। देखिए एक काम करने के लिए हमें कितना रेस्ट मिलता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, रेस्ट रिफ्रेश द वर्कर। रेस्ट की वजह से क्या होता है, जो वर्कर्स जो मतलब कंटिन्यूसली 5 आवर्स 6 आवर्स जो काम करते हैं, अगर उनको बीच में 2 आवर्स के बाद ब्रेक मिल जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे कि आपको ही कोई कह देगा कि 5 आवर्स कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है तो आप नहीं कर पाओगे, उसमें आपको बीच में ब्रेक्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है, आपके स्कूल या कॉलेजेस में जैसे आपको ब्रेक्स मिलते हैं 20 मिनट्स के। होप आपको ये एग्जाम्पल से बहुत क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज मेंटेन द एफिशिएंसी लेवल। देखिए वर्कर्स को अगर रेस्ट बीच बीच में कुछ उनको रिफ्रेशमेंट मिल रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी उसके अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देयर मे बी सो मेनी कॉज ऑफ फिटेज, बहुत सारी रीज़न है क्यों, क्योंकि देखिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से थक जाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ वहाँ के पुअर वर्किंग कंडीशन या फिर अनसूटेबल वर्क रहता है, अनहैप्पी रिलेशन विद बॉस की कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए आपको इसमें 3 से 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, ड्यूरेशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। रेस्ट की वजह से रिफ्रेश हो जाते हैं वर्कर और उसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसका मेन कॉजेस क्या है, लॉन्ग वर्किंग आवर, पुअर वर्किंग कंडीशन, अनसुटेबल वर्क, अनहैप्पी रिलेशन विद बॉस, और इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर पड़ता है और उनकी एफिशिएंसी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट के सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। वर्क स्टडी के अंदर फर्स्ट क्या था, टाइम था, मोशन था, मेथड था और फिटेज स्टडी। 4 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। जो टूल्स और इक्विपमेंट है वो क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है। With the result of experiment conducted at the workplace, Teolog advocate the standardization of tools। अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बाद टेओल सजेस्ट करते हैं जो टूल्स और इक्विपमेंट्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड रेड्यूस द वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जो टूल्स हैं अगर वो एक स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है, जो प्रोडक्शन करना है उस हिसाब से उनकी जो मशीनरी है, टूल्स हैं, अगर वो हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ जो वर्क है वो इम्प्रूव होगा, वेस्टेजेस कम हो जाएंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी उसमें भी बेनिफिट होगा। ठीक है, मटेरियल एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी देखिए इसमें क्या लिखा है,
रिड्यूस द वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए मशीन और जो टूल्स है अगर वो अच्छे होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वेस्टेज जो मटेरियल का है और जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है उसके अंदर कमी आएगी, ठीक है। तो ये कमी आने की वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग कंडीशन मस्ट बी स्टैंडर्डाइज टू इम्प्रूव द मॉरल ऑफ द वर्कर्स। देखिए जो वर्किंग कंडीशन है उसको स्टैंडर्डाइज करना है, क्यों, क्योंकि इम्प्रूव करना है हमको मॉरल ऑफ वर्कर्स। टूल्स एंड इक्विपमेंट शुड बी स्टैंडर्डाइज टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम वर्कर्स। देखिए टूल्स और इक्विपमेंट अगर स्टैंडर्डाइज है तो उसकी वजह से क्या अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैक्सिमम आउटपुट अचीव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। थर्ड एस से क्या याद रखना है हमें, सॉरी यहाँ पे आगे दिया गया है एफ डी का, ये डी वाला पॉइंट, ठीक है। एफ डी से डी से क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक वर्कर 100 प्रोडक्शन कर रहा है, एक वर्कर 80 प्रोडक्शन कर रहा है और एक स्टैंडर्ड तय किया गया है 100। जो वर्कर 100 प्रोडक्शन कर रहा है उसका जो सैलरी या फिर जो वेजेस रहेगा वो डिफरेंट होगा कंपैरेटिवली द अदर एम्प्लॉयज हु इज प्रोड्यूसिंग ओनली 80 प्रोडक्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे दिस टेक्निक्स ऑफ वेजेस पेमेंट, मतलब ये जो टेक्निक है ये वेज पेमेंट पे बेस्ड करती हैं, ठीक है। एफिशिएंट वर्कर आर पेड मोर वेजेस देन द इनएफिशिएंट वन। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। देखिए जो एफिशिएंट वर्कर है उनको ज़्यादा पेमेंट किया जाता है कंपैरेटिवली इनएफिशिएंट वर्कर्स के कंपैरेटिवली, ठीक है। वर्कर हु प्रोवाइड लेस देन द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ पीस आर पेड वेजेस एट द लोअर रेट। देखिए जो स्टैंडर्ड से जो समझ लीजिए 100 एक स्टैंडर्ड है उतना प्रोडक्शन को प्रोडक्ट का करना है, अगर उससे कम उन्हें कोई वर्कर ने प्रोडक्शन किया है तो उनका जो वेजेस रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या याद रखना है, इसकी वजह से क्या होता है, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी इन द ऑर्डर टू गेट द मोर वेजेस। देखिए अगर एक स्टैंडर्ड तय किया गया तो क्या होता है, जितने भी वर्कर्स हैं वो जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ही काम करेंगे, ठीक है। 80 या 70 या 50 प्रोडक्शन नहीं करेंगे, 100 है तो 100 ही करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको जो उनका वेजेस है वो कम हो जाएगा, इसी वजह से वो टारगेट अचीव करने के लिए अच्छे से काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी और उनका वेजेस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट मोर वेजेस। नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो एनकरेज इनएफिशिएंट वर्कर। देखिए जो वर्कर्स जो इनएफिशिएंट तो उनको भी ये इनकरेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट लीड्स टू मास प्रोडक्शन विच मैक्सिमाइज कॉस्ट एंड मिनिमाइज द प्रॉफिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। याद रखना है ये 80 और 100 का और एक स्टैंडर्ड का, ये अगर ये आपको याद रहेगा एग्जाम में तो आप इजीली ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पॉइंट दिया गया है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो मैंने इसमें पहले भी आपको एग्जांपल दिया है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक प्लानिंग है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये अपने फील्ड में क्या है, स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपर्टी ऑफ वेरियस एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट हैं उनका फुल यूज़ किया, मतलब वो फुल्ली यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। आगे क्या याद रखना है हमें, जो वर्क है, देखिए जो काम है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि यहाँ पे प्लानिंग लेवल पे अलग अलग, और भी जैसे कि यहाँ पे प्लानिंग लेवल पे एक मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल पे एक मैनेजर है, उसके अंडर भी अलग अलग उसके अंदर भी अलग अलग वर्कर्स परफॉर्म करते हैं। तो जो काम है एक मैनेजर डिसाइड करता है क्या काम करना है और अलग अलग पार्ट में वो डिवाइडेड है। तो ये क्या है, वर्क इज डिवाइडिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स, बड़े काम को एक छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड कर देते हैं, एंड ईच पार्ट इज असाइन टू एन एक्सपर्ट। जो भी एक काम है उसको अलग अलग लोगों को, एक्सपर्ट को असाइन किया जाता है, ठीक है। आगे ये जो प्रिंसिपल है, ट्वेल्व सजेस्ट करते हैं
डिवीजन ऑफ वर्क, जो काम है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत। और आगे हमको क्या याद रखना है, ट्रेल एडवोकेटेड अपॉइंटमेंट ऑफ 4 मैन, 4 एट प्लानिंग, 4 प्लानिंग पे और अदर 4 एट प्रोडक्शन। देखिए 8 4 मैन है, 4 प्लानिंग पे है और 4 प्रोडक्शन पे हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बस इतना ही लिखते हैं, ठीक है, इतना ही एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसके बाद अभी एक चार्ट है, तो ये अगर आप चार्ट आपके एग्जाम में प्रेजेंट करते हैं तो जो एग्जामिनर है उस पर एक बेटर इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपके जो मार्क्स है उस पर इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और प्रेजेंटेशन, आपके एग्जाम में प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, अगर आप ऐसे मैप बना के या चार्ट बना के आपका जो पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन करते हैं तो एग्जामिनर को ईजिली समझ जाता है कि ये स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि फैक्ट्री में मैनेजर है, ठीक है, एक प्लानिंग लेवल पे है, एक प्रोडक्शन, यहाँ आगे लिखा था 8 4 मैन, ठीक है, 4 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे, ठीक है। तो प्लानिंग में 4 और इसके आप अंदर भी आते हैं और प्रोडक्शन के नीचे भी और वर्क करते हैं। जैसे कि प्लानिंग लेवल पे मैनेजर के अंडर कौन कौन काम करते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन। और प्रोडक्शन में क्या याद रखना है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। तो आपको देखो नाम से ही समझ आ जा रहा है सब। इंस्ट्रक्शन मतलब प्लानिंग लेवल पे क्या होता है, प्लानिंग ये वर्ड से ही समझ आ रहा है कि कोई भी काम का प्लानिंग हो रहा है। तो फर्स्ट में क्या है, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब ये काम हमें करना है। रूट मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने प्लानिंग तो कर लिया, हमें यहाँ जाना है बट वो रूट को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइम एंड कॉस्ट। देखिए प्लानिंग किया है कि हमें ये काम करना है बट वो टाइमली और वो कॉस्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉस्ट, उनका जो बजट है और टाइमली वो हो पा रहा है कि नहीं, ऐसे। ठीक है, और वो डिसिप्लिन में, आगे भी प्रोडक्शन में स्पीड, गैंग, रिपेयर एंड इंस्पेक्टर याद रखना है। ठीक है, ये सब कौन काम करेगा, ये काम करेंगे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको फंक्शनल फोरमैनशिप ये वाला पॉइंट इजीली और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो डायग्राम है इसको एग्जाम में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ये इजी भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम एस से याद रखना था हमें, क्या है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। पहली बात, सिलेक्शन क्या होता है, राइट पर्सन को सिलेक्ट करके, राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, ये हमको याद ही रखना है क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स में आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग द साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, साइंटिफिक सिलेक्शन और प्रोसीजर के थ्रू राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग मस्ट बी डन साइंटिफिकली विद द हेल्प ऑफ द राइट मेथड एट द राइट टाइम एंड प्लेस। देखिए ट्रेनिंग भी उनको साइंटिफिक वे में देना है। ठीक है, ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, जो वर्कर्स हैं उनकी नॉलेज और जो स्किल्स हैं वो उसके अंदर डेवलपमेंट आ जाती है। ऑल्सो उनकी जो एटीट्यूड है एम्प्लॉयज़ के और जो सोशल बिहेवियर है उसके अंदर भी डेवलपमेंट आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किसकी वजह से, ट्रेनिंग की वजह से याद रखना है। ठीक है, होप आपको ये 5th पॉइंट भी इजीली समझ आ गया होगा। क्या पॉइंट हमारा, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। और सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। देखिए, by using these techniques employees will complete the task according to the standard given। देखिए एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि हमें ये टास्क है, इसको स्टैंडर्ड वे में हमें अचीव करना है, जो भी गोल्स हैं। ठीक है, एंड मैनेजमेंट कैन कीप अ प्रॉपर कंट्रोल ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इम्पॉर्टेंट to prevent the employees from the doing the working much below than their capacity। देखिए साइंटिफिक वर्क सेटिंग की वजह से क्या होता है, प्रिवेंट करते हैं कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं कि वो अपने कैपेसिटी से भी कम परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टास्क सेटिंग की वजह से। ठीक है, होप स्टूडेंट्स आपको ये 6 पॉइंट
इजीली समझ आ गए होंगे। और इसका ट्रिक याद है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल गए होंगे, तो वापस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ S4FD। और ये पॉइंट्स वापस आप अगेन एंड अगेन 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। होप स्टूडेंट्स you like this video, share with your friends. If you have any query, add in comment box. Thank you for watching. Keep learning, keep smiling. Thank you.